Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So starting with the new topic in GS3 Economy series for the Clearing Corporation of India CCIL. So RBI ने सेटअप किया क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2001 में। तो मेन फंक्शन वही है, अगर हम सिंपली नेम से डिसाइफर करने की कोशिश करें, क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, जो ट्रांजैक्शंस है उनको क्लियर और सेटल करना इनका मेन फंक्शन है। तो एक डेडिकेटेड हमने कॉरपोरेशन बनाया फॉर दिस पर्पस ओनली, सो दैट जो रिस्क है हम उनको और कम कर सके इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी, बिकॉज दे स्पेशलाइज इन दिस फंक्शन, तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी और कम हो सकती है, इजियर टू मेक पेमेंट्स हो सकता है, एंड ऑब्वियसली आपको फिजिकली करेंसी पे नहीं करना पड़ेगा जो सिस्टम पहले होता था। तो इट इज फंक्शनिंग कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक इन इट्स फॉर्म। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। एंड रूपी लेग इज सेटल्ड थ्रू द मेंबर्स करंट अकाउंट, तो थोड़ा सा इसका डिटेल हो गया ज्यादा। एंड CCIL सेट्स लिमिट्स फॉर ईच मेंबर बैंक ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स, लाइक उनके मेंबर्स की क्रेडिट रेटिंग कितनी है, नेटवर्थ क्या है, पूरा टोटल एसेट वैल्यू कितनी है, और मैनेजमेंट क्वालिटी। तो सर्टेन लिमिटेशंस भी एग्जिस्ट करती है ऑन ईच मेंबर बैंक। तो मतलब इट इज मोर एसोसिएटेड विद द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोवाइड गारंटीड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शंस फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव मार्केट्स। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो ट्रांजैक्शन नॉट जस्ट द मनी ट्रांजैक्शंस, तो मल्टीलेटरल नेटिंग प्रोसीजर एग्जिस्ट, तो मेंबर वाइज जो नेट अमाउंट पेबल है और रिसीवेबल है इन ईच करेंसी, दैट इज डिसाइडेड बाय देम। तो हमारी जो फॉरेक्स मार्केट है उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है एंड क्या टर्नओवर है, इसके अराउंड एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो 1990 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो थी, ये हमने बात कर ली है इन डिटेल कि हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता था, एक्सचेंज रेट रिजीम क्या था पहले, और वो कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए। तो राइट नाउ औशक, अगर आप बात बता सकोगे कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम अभी हम फॉलो करते हैं। औशिक, हाँ मानसी। कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम अभी इंडिया फॉलो करता है। अभी तो मार्केट ड्रिवन है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते उसको। नहीं, टर्म हाँ। नेम क्या है, हमने डिस्कस किया है इसको 2-3 बार, एग्जैक्ट टर्म क्या है उसके लिए। जैसे यहाँ पे पेग्ड एक्सचेंज रेट एक लिखा हुआ है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें फिक्स्ड होता है एक्सचेंज रेट। अभी हम फॉलो करते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग, ट्रू। क्योंकि मैनेज्ड है, फ्लोटिंग पूरा नहीं है, लेकिन वो मैनेज्ड है। मैनेज्ड है बात बाय RBI, हाँ। तो इसमें आरबीआई इंटरव्यू। हाँ, पहले बहुत ज्यादा रेगुलेशंस होती थी, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी, ट्रांजैक्शन पे भी, मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे भी। तो जैसे हमने बोला कि 1990s का डेकेड इंडिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल और सिग्निफिकेंट डेकेड रहा है। तो विद दैट इंडियन इकोनॉमी ओपन अप हुई, हमने रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा और ईज किया, वी स्टार्टेड शिफ्टिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सेवरल डेरिवेटिव मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वो एग्जिस्ट करती है। डेरिवेटिव मार्केट्स मतलब कि एग्जाम्पल, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं डेरिवेटिव्स में, एक होता है ऑप्शंस और एक होता है फ्यूचर्स। तो इनकी जो वैल्यू है वो डिराइव होती है फ्रॉम दी पेरेंट कंपनी का जो एक स्टॉक या एक इक्विटी की वैल्यू है। तो अगर वहां पे फ्लक्चुएशंस होगी तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स की वैल्यू में भी फ्लक्चुएशंस होंगी। तो दिस इज दी जो डेरिवेटिव मार्केट है, फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स है, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स मार्केट में भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड अगर आपको फॉरेन करेंसी में भी ट्रेड करना है तो उनके भी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स होते हैं। तो डेली एवरेज जो टर्नओवर हमने देखा है, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 10 फोल्ड ड्यूरिंग द 10 ईयर पीरियड। 1997 से 2007-8 के बीच में 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ इन टर्म्स ऑफ द एवरेज टर्नओवर जो रिकॉर्ड किया गया। पहले इट यूज्ड टू बी अराउंड $5 billion एंड देन इट वाज समवेयर अराउंड $48 billion। तो ग्लोबल टर्नओवर वाज इसी टाइम पीरियड में इट हैज इंक्रीज्ड बाय ओनली 66%। तो इट इज इन ट्रिलियन डॉलर्स। तो इंडिया का इट इज $48 बिलियन ओनली उस टाइम पीरियड पर अगर हम कंपेयर करते हैं। तो ये इतना इंक्रीज भी 10 साल में 10%, 10 फोल्ड इंक्रीज होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो इट रिफ्लेक्टेड द शेयर ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टर्नओवर। एंड ग्लोबल शेयर की अगर हम बात करते हैं तो 2004 में इट वाज वी कैन से
ट्रेबल्ड फ्रॉम 0.3% इन अप्रैल टू 0.9% ही इतना इंक्रीज हुआ है, तो ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ 2004 और 7 के बीच में। तो इंडिया का अगर हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सिर्फ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल कैपिटल मार्केट के शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो इतना ज्यादा शेयर नहीं है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि और इंक्रीज हुआ है, विद वी कैन से कि इंडिया वाज अमंगस्ट the 54 countries which is covered in the triennial central bank survey of the foreign exchange and derivative market activity, जो BIS बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स कंडक्ट करते हैं। तो BIS अपने आप में बहुत एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। एंड जैसे इंडियन इकोनॉमी का साइज इंक्रीज हुआ, वी सॉ कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो रहा है, FDI आ रहा है, FPI आ रहा है, तो वी अगेन जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का शेयर भी है, दैट ऑल्सो स्टार्टेड टू इंक्रीज, जो स्प्रेड था वो और इंक्रीज हो गया, इज द एक्चुअल टर्म जो हम यूज करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारी विद टाइम इट हैज डीपन्ड, मतलब मोर पार्टिसिपेशन वी हैव सीन, लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है, इट हैज बिकम मोर एफिशिएंट एज अगेंस्ट हाईली रेगुलेटेड जो पहले होती थी बिफोर 1990s। तो इन शॉर्ट दिस इज बीन द चेंज। एंड कैपिटल फ्लोज, और अगर एक्सचेंज रेट में हम बात करें क्या चेंजेस हुए हैं, सो इसमें भी जो मूवमेंट है इंडियन रुपी की, लार्जली इट इज इन्फ्लुएंस बाय द कैपिटल फ्लो मूवमेंट्स। तो ये कल भी हमने इस पूरे मैकेनिज्म को समझा था कि इंडियन रुपी की वैल्यू या एक्सचेंज रेट की वैल्यू कैसे इन्फ्लुएंस, कैसे चेंज होती है विद द कैपिटल फ्लो मूवमेंट। तो औशिक, इसको आप इन शॉर्ट बता सकते हो कैसे होती है, क्या होता है? अगर एक्सचेंज रेट अगर डिक्रीज हो डिप्रिशिएट करेगा, तब कैपिटल जो इनफ्लो है वो हो सकता है बढ़ सके, क्योंकि आई थिंक। नहीं, अगर ठीक है, मैं क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, आप उसको आंसर हाँ करना। हाँ जब हाँ हाँ, कैपिटल आउटफ्लो होता है इंडियन इकोनॉमी से बहुत ज्यादा, तो इंडियन रुपी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? डिप्रिशिएट करेगा। हाँ, डेप्रिशिएट करेगा, ठीक है, और उसका हाँ काउंटर में उसका अप्रिशिएशन होगा। जब बहुत ज्यादा हाँ, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनफ्लो डिमांड होता बढ़ है, जाएगा रुपीज इंडियन के रुपी हाँ लिए। अप्रिशिएट करता है। ठीक है। तो रीसेंट पीरियड एक्सटर्नल सेक्टर डेवलपमेंट्स इंडिया में जो हमने देखी, इट इज मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग कैपिटल फ्लोज। सो आफ्टर 2020 भी बहुत लार्जर अमाउंट का कैपिटल इनफ्लो इंडिया में देखने को मिला, बट आफ्टर वी कैन से 1.5 years ऑफ दैट, there was also huge amount of capital outflow also, or even during 2022 also, this year was marked by huge amount of capital outflows on the part of FPIs. तो रिजर्व बैंक हैड मेड डायरेक्ट इंटरवेंशंस, तो RBI को इंटरवीन करना पड़ा फॉरेक्स मार्केट में by selling US dollars. And in India, the liquidity impact of the large capital inflows was traditionally managed mainly through repo and reverse repo auctions जो किए जाते हैं। एंड अभी हमने न्यूज़पेपर में VRR ऑक्शंस की भी बात करते हैं, वर्चुअल रिवर्स रेपो ऑक्शंस। सो दिस इज ऑल्सो टू मैनेज द लिक्विडिटी, एंड दिस वाज अंडर द डे टू डे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। तो ये जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। तो open market operations, liquidity adjustment facility, all these are parts of monetary policy. So why large capital inflows create challenges for the policy makers? ये तो पॉजिटिव चीज है ना कि कैपिटल इनफ्लो अगर इंडिया में हो रहा है, तो इंडियन रुपी अप्रिशिएट भी हो रहा है, इंडियन रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है, बट उसके बाद भी पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या चैलेंज है बिकॉज ऑफ दिस? तो इसका मतलब ये होता है कि देर इज हाई वॉल्यूम ऑफ फॉरेन करेंसी जो इंडिया में आ रही है इन द फॉरेन एक्सचेंज, दैट द रुपी में अप्रिशिएट। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है, बट टू मच अप्रिसिएशन अगर हो रहा है इंडियन रुपी का, तो वो एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करेगा। तो ये पॉलिसी मेकर्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्ट्स को भी कैसे हम एट द सेम टाइम और प्रमोट करें, या एक्सपोर्ट्स हमारे और कॉम्पिटिटिव रहने चाहिए। हम चाहते तो यही है कि इंडियन रुपी अप्रिशिएट हो, स्ट्रेंथन रहे, बट एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट के लिए वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये एक ट्रेड ऑफ हम बोल सकते हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो इस सिचुएशन को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, RBI फॉरेन करेंसी बाय करता है जब एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है, और जब डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है तो RBI फॉरेन करेंसी सेल करता है। सो यहाँ पे वही, व्हेन बिग वॉल्यूम ऑफ करेंसीज दैट इज बॉट, जब उसको खरीदा जाता है, तो टू मच ऑफ जो न्यूली प्रिंटेड रुपी है, इट विल हैव टू बी गिवन बाय द
आरबीआई। तो अगर आरबीआई फॉरेन करेंसी को बाय कर रहा है तो उसको एक्सचेंज में इंडियन रुपी भी रिलीज करना पड़ेगा मार्केट में। तो उसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई इंडियन इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से एक और नई प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको काउंटर करने के लिए आरबीआई देन इट विड्रॉज जो एक्सेस मनी सप्लाई इंडियन इकोनॉमी में होता है अंडर मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस टू स्टॉप द इन्फ्लेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड इसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, जब एप्रिसिएशन है, आरबीआई फॉरेन करेंसी बाय कर रहा है तो काउंटर में इंडियन रुपी रिलीज होगा मार्केट में, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन होगी। तो इन्फ्लेशन को स्टॉप करने के लिए जो एक्सेस मनी सप्लाई है आरबीआई उसको अब्सॉर्ब भी करेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन, यहाँ मेंशन भी है। दिस जो विड्रॉल है एक्सेस मनी सप्लाई का, इसको हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। और इंडिया में जो स्टरलाइजेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू इट इज बिटवीन -1 एंड 0। -1 मतलब इंक्रीज इन नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स इन इंडिया। तो इसका मतलब कि नेगेटिव में है तो वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। सो लार्ज कैपिटल इनफ्लोज जब हो रहे हैं कपल्ड विद द डिक्लाइनिंग स्टॉक ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया एक और नया इंस्ट्रूमेंट फॉर दी स्टरलाइजेशन विच इज दी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये पहले एग्जिस्ट करती थी बट अब ये फंक्शनल नहीं है टू सस्टेन द मार्केट ऑपरेशन, तो अभी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। नाम से ही क्लियर है कि मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, जैसे स्टरलाइजेशन था तो एक ये उसका हम बोल सकते हैं एक और इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दिस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल in terms of managing the medium term monitor and liquidity management। तो जो कॉस्ट ऑफ स्टरलाइजेशन होता है इंडिया में, दैट इज शेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, भी उस कॉस्ट को शेयर करती है। मतलब यहाँ कॉस्ट ऑफ जो एमएसएस था एंड रिजर्व बैंक भी, स्टरलाइजेशन जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर किया जाता है, एंड बैंकिंग सिस्टम भी उसको शेयर करता है। तो तीन स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट, आरबीआई और इंटायर बैंकिंग सिस्टम। सो जो पॉलिसीज हैं इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है टू द कैपिटल इनफ्लोज इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो डिफरेंट, सिंस इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है, सब कंट्रीज की ट्रेजेक्टरी, डेवलपिंग कंट्रीज की ट्रेजेक्टरी डिफरेंट है, तो दे विल बी रिस्पॉन्डिंग टू इट डिफरेंटली एंड इम्पैक्ट्स भी डिफरेंट ही होंगे। तो कुछ कंट्रीज ने अलाउ किया है कि उनका एक्सचेंज रेट मानसी, अप्रिशिएट हो, बट ये हाँ। यहाँ जो स्टेबलाइजेशन लिखा हुआ है, तो हम्म। ये अभी हाल फिलहाल में अभी आरबीआई कब किए थे? कोविड के समय किए थे ना? कि बट हाँ, उस टाइम पे बोल सकते हैं। हम्म, तो वो ठीक है। मतलब ये इतना क्लियरली मार्केट में निकल के नहीं आता है, न्यूज में निकल के नहीं आता है, बट मतलब बैक चैनल ये होता रहता है जब एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि पोस्ट कोविड ये चीज हुई है। देन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की बात करें तो दे हैव साउट टू न्यूट्रलाइज द मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन थ्रू स्टरलाइजेशन। वही बात हो रही है, क्रॉस कंट्री एक्सपीरियंसेस बाकी कंट्रीज में जहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम वो फॉलो करते हैं। तो बिकॉज ऑफ इनफ्लो ये चीज इम्पैक्ट हुई है, एंड जो चेंजेस हुए पॉलिसी में मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मॉड्यूलेट द डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लोज। तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लोज कौन से होते हैं औशिक? डेट क्रिएटिंग ईसीबी हो सकता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो और सकता है, हाँ तो कैपिटल फ्लो। हाँ कैपिटल फ्लो है वो, बट वो बोरोइंग्स है, तो इसलिए वो डेट क्रिएट हम्म। करते हैं। एंड वेदर दिस इज अ हाँ, पार्ट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट और नॉट। तो क्या इसको हम काउंट करते, कंसिडरेशन में लेते हैं जब हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं? करते होंगे, नहीं क्योंकि करते। बोरोइंग उसमें होता है लोन से, समझना। नहीं, नॉन डेट क्रिएटिंग होता है। नॉन डेट। तो फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द कॉर्पोरेट तो इम्पोर्टेंट, स्टरलाइजेशन ऑपरेशन ऑफ आरबीआई यहाँ पे 2004 से हमारे पास डेटा है। 2 करोड़ रुपीज एंड के यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन राइट स्केल पे है, और एएफसीए। बट यहाँ पे कलर अब सेम है, तो ये एग्जैक्टली हम मेकआउट नहीं कर सकते कौन सा ओपन मार्केट ऑपरेशंस का और कौन सा उसका है। तो मतलब हुआ है स्टरलाइजेशन, हमें बस इसका मीनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो टू मैनेज एक्सचेंज रेट पॉलिसी आरबीआई इंटरवीन करता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कॉन्टेक्स्ट में अभी एक न्यूज भी यही आई थी कि आईएमएफ ने इस रिगार्डिंग कंसर्न्स रेज किए हैं कि आरबीआई जो है वो इंडियन रुपी की वैल्यू को मैनेज कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज बीन मेड क्लियर बाय आरबीआई ऑल्सो। तो
आरबीआई का रोल इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट हेल्प्स इन चेकिंग द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक्सचेंज रेट को। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्सचेंज रेट को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट है। हायर इन्फ्लेशन रेट्स इट लीड्स टू द करेंसी डेप्रिशिएटिंग इन इट्स वैल्यू, लूजिंग आउट ऑन परचेजिंग पावर। एंड जैसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है। मतलब आप उतने ही पैसे से अब कम अमाउंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज खरीद सकते हो, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर ऑफ रुपी reduces with increase in inflation. तो with increase in inflation currency depreciates, तो दिस इज वन इम्पैक्ट। इंटरेस्ट रेट चेंजेस में कैसे एक्सचेंज रेट पे इन्फ्लुएंस होता है, तो अगर सपोज हाई इंटरेस्ट रेट है, जैसे अभी करंटली वी आर फॉलोइंग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, तो जो लेंडर्स हैं लाइक बैंक्स दे हैव द चांस टू अर्न मोर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है तो उनको हाई रिटर्न मिलेगा जो वो लोन्स दे रहे हैं लोगों को। सो दिस अट्रैक्ट्स फॉरेन कैपिटल लुकिंग टू अर्न एट हायर रेट्स। तो कैपिटल मार्केट में यहाँ पे हमें ज्यादा फॉरेन कैपिटल इनफ्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हायर है तो उनको भी ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो इसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस, मतलब करेंसी अप्रिशिएट होती है इस केस में और स्ट्रॉन्गर होती है। एंड इंटरेस्ट रेट दैट डायरेक्टली कोरिलेटेड टू इन्फ्लेशन ऑल्सो एज वेल एज द एक्सचेंज रेट। तो इंटरेस्ट रेट का ऐसे इम्पैक्ट होता है। और डेफिसिट की अगर हम बात करें, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब कि कंट्री स्पेंडिंग मोर टू बाय देन व्हाट इट अर्न्स। एंड डेट का भी इम्पैक्ट होता है। तो बोरोइंग फंड्स दे डोमेस्टिकली as well as foreign से भी they can borrow and they can raise the debt. तो दिस इज देयर। तो वही है कि अगर डेट हम बाहर से और ज्यादा, मतलब वही है कि फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगा, अगर हम ज्यादा एक्सटर्नल डेट लेंगे तो रुपी अप्रिशिएट होगा। सिमिलरली डेफिसिट में भी यही है कि अगर हम बाहर से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट मींस कंट्री स्पेंडिंग मोर, तो इसमें डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि हमें फिर फॉरेन करेंसी ज्यादा पे करनी पड़ेगी बाहर, तो कैपिटल आउटफ्लो होगा उससे, तो उस केस में करेंसी डेप्रिशिएट होगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में वही है जो भी हमने इस पॉइंट में कवर किया। तो कंट्रीज एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब हम फॉरेन करेंसी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं कंपेयर टू व्हाट वी आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट्स। तो इट इज़ अ गुड साइन। अगर हम हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है तो मतलब हमारा करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए उसके लिए, नॉट डेफिसिट। सो ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद द गोल्ड रिजर्व विद द आरबीआई, सो वी कैन टेक अप द डाउट्स इफ देयर आर एनी डाउट्स। नो मानसी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू रिविजिट ऑल्सो। सो इस पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। हम्म। So, हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन अंसरकारी एंड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।